अब सर, इस कोरोना महामारी की वजह से जो वैश्विक राजनीति, तो निश्चित तौर पर देशों की राजनीति प्रभावित हुई है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, और उनमें एक सबसे बड़ी संस्था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कार्यशैली कैसी प्रभावित हुई है? इनके कार्य करने की जो प्रकृति है, और ये कैसे प्रभावित हुई? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। शायद मैं बता दूं कि यूएन का मैं एक्सपर्ट माना जाता हूं। शायद ये पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं। जी सर, इसीलिए ये वैश्विक राजनीति वाला सवाल। यूएन पे बुक है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, जो ओरिएंट ब्लैक स्वैन से आई है। इस पेपर का मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे कई साल हेड एग्जामिनर, कन्वीनर, इवेलुएटर इत्यादि इत्यादि रहा हूँ। तो यूएन तो और मतलब बहुत डिटेल्स में मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज जो है, जो WHO है, वो उसका यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अभी तक दो चीजें है। पहली बात कि WHO की लोगों का ध्यान उतना नहीं आकर्षित हुआ था। ठीक, ये चूंकि हेल्थ कंसर्न इशू है तो WHO की ही जिम्मेवारी थी कि वैश्विक चूंकि प्रॉब्लम है ये हेल्थ कंसर्न, तो WHO बहुत इफेक्टिवली इसको मतलब सामने लाता। लेकिन आपको पता है कि जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, उन पे आरोप है कि वो डायरेक्टर जनरल बने थे, उस पे चाइना ने लॉबिंग करने में उनकी बड़ी मदद की थी, और वुहान वाले मामले में उन्होंने इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट किया, टाइमली शेयर नहीं किया और मिस इन्फॉर्म किया, जो अमेरिका बार बार ये आरोप लगाता रहा है। और आज की तारीख में सिर्फ अमेरिका ही आरोप नहीं लगा रहा है। आज की तारीख में अगर देखोगे कि अमेरिका के साथ कई लोगों ने उस पर फोर्स किया है कि आप इसको करें। तो WHO वैसे अच्छा काम करता रहा है। सब शिक्षा अभियान के बारे में तुम जानते, यूएन के मिशन के थ्रू हुआ, पल्स पोलियो हुआ, ये जो अमिताभ बच्चन वाला ऐड देखते हो, जिंदगी के 2 बूंद वाला जो है, इसने काम बहुत किया। लेकिन ये जो चैलेंज था, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, नंबर 1। दूसरी एक बात जो बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि यूएन के पास अपना कोई फंड नहीं है, फंड रेजिंग इंस्टीट्यूशन उनके पास नहीं है। वो फंड के लिए जो है मेंबर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि अमेरिका अकेले 22 से 24% जो फंडिंग है वो अकेले करता है ना। चाइना का कंट्रीब्यूशन 6-7 है, और इंडिया का अगर देखोगे 1% टू 2%, मैक्स मिनिमम 1 दिखेगा, किसी भी सोर्स को सेलेक्ट करोगे मैक्सिमम 2 दिखेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ओपनली धमकी दिया, और उसने, आपको पता है कि 24% फंड अकेले अमेरिका ही उसमें अकेले उसका योगदान है ना। तो ऑब्वियसली उसका लार्जर से है, तो अगर वो विड्रॉ करता है तो निश्चित रूप से तो यूएन का मतलब आज की तारीख में अगर जो सवाल यूएन पे पूछ रहे हो तो निश्चित रूप से उस पर क्वेश्चन मार्क तो खड़ा हुआ है। लेकिन कई लोगों ने इस पे अमेरिका को भी क्रिटिसाइज किया है कि ये सही वक्त नहीं था इसको टेक करने का। जी तो कुंदन आपका सवाल है इसी से जुड़ा हुआ एक, आप पूछे। तो जो दिग्विजय ने पूछा कि यूएनओ को कैसे इसने प्रभावित किया है, उसी कड़ी में मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि इस महामारी ने वैश्विक संस्थानों को, उनकी नीतियों को, वो कई सम्मेलनों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। तो भविष्य में आप इनमें क्या तब्दीली देख सकेंगे, या क्या इसमें कुछ बदलाव आएंगे, ये मुझे आपसे पूछना है। देखो ऐसा है, मैंने जो पिछले सवाल का जो जवाब दिया था उसी को मैं आगे थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, है ना। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे क्वेश्चन किया, क्रिटिसाइज किया, फंड को रोका, तो इसको भी कोई लोगों ने बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया। भाई ये समय जो है आपके पर्सनल स्कोर सेटल करने का या नेशनल स्कोर सेटल करने का नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कंट्रीज बाज नहीं आते। आज की तारीख में ये है कि सब मिलकर पूरे विश्व के जो देश हैं, चाहे जिस स्तर पे जो योगदान कर सके हैं, है ना, उस पे वो योगदान करें। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन था, क्रिटिसिज्म तक इट वाज ओके, लेकिन वो जो एक स्टेप फर्दर आगे चले गए कि हम फंडिंग रोक देंगे, तो उस पे एक क्वेश्चन मार्क है कि ये सही समय नहीं है। तो किसी भी तरीके से देखो, आज की तारीख में क्राइसिस है,
उसको एक लाइन में ऐसे समझ लो कि इट इज ए सिचुएशन जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन वाली स्थिति है। हम सब जी मिलके जी ही लड़ पाएंगे और अकेले ही, है ना, योगदान देके सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप करते हैं, आप मान लीजिए हैं, तो आप दूसरे की जिंदगी बचा सकते हैं। तो ये आपसी जी सर जी सहयोग का दौर था। इसको जी हर स्तर पे, चाहे वो स्टेट है, सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, तुम्हारा एनजीओ है, कॉन्फ्रेंस, जो जैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जैसे इंडिया में ये भी एक सवाल आया कि कोरोना जो है आया हवाई जहाज से और पहुंच गया हवाई चप्पल तक, है ना। जी भैया जी हवाई जी जहाज सर से जी आया है ये। अब ये जो हवाई जहाज आया, ये समझने की जरूरत है। तो हर लेवल पे आपको फाइट करना पड़ेगा, हर लेवल पे जी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जी सर और जी सर जो सेमिनार और दिस दैट है, उसमें ऑब्वियसली मेजर कंसर्न है, इसलिए आपको देखेंगे कि पूरा वेबिनार एंड दिस एंड दैट फ्लडेड है। तो ऑप्शन यही है कि ये वक्त जो था पॉलिटिक्स करने का नहीं था, चाहे नेशन हो या जी इंडिविजुअल हो या जी डोमेस्टिक लेवल पे हो, ये जी काम, ये जो था, ये योगदान देने का था। जी सर जी सर। तो सर इसी से संघर्ष की बात हो रही है। सवाल मेरा यही है कि दुनिया भर में जो वैश्विक शक्तियां हैं, खासतौर पे बड़ी शक्तियां, विकसित देशों के जो राजनेता हैं, जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे कि विश्व में तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो इस तनाव उत्पन्न और इस संघर्ष ने क्या उस भावना को चोट पहुंचाई है कि जब मानवता पर संकट आए तो पूरी दुनिया एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़े? लेकिन जो जिस तरीके से तनाव और संघर्ष बढ़ा है, उसने इस उद्देश्य को धूमिल किया है कि हम एक साथ किसी महामारी से मिलकर लड़ने का प्रयास कर सकते हैं। देखो ये हमेशा से समस्या रही है, पावर के साथ दिक्कत यही है और सेल्फ इंटरेस्ट के साथ, कि आप जब ये दोनों के लपेटे में आ जाते हैं तो सेंटिमेंट, भावना, ह्यूमनिटीज, ये सब बैक ट्रैक पे चला जाता है। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें कितने लोग कैजुअलिटी हुए, तो आपको नहीं पता था कि आप वॉर कर रहे हैं तो लोग मरेंगे। अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ हिरोशिमा और नागासाकी पे किया तो लोगों को नहीं पता था कि वो मतलब दो शहर की पीढ़ियां जो है आज तक विकलांग पैदा होती है। हाँ, जब उदारीकरण का दौर आया तो लोगों को नहीं पता था कि उदारीकरण में जो कमजोर है वो सड़क पे फेंक दिया जाएगा, जैसे अभी फेंका हुआ तुमको दिख रहा है, और जो धनाढ्य है वो कई गुना मल्टीप्लाई करके और धनाढ्य हो जाएगा। अरे जिस भारत में ये हकीकत है कि 60-70% लोग, है ना, बिना स्टेट या सोसाइटी के सपोर्ट के जिंदा नहीं रह सकता है, उसी भारत की ये दूसरी हकीकत भी है कि भारत का एक मुकेश अंबानी जो है सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, और मैं एशिया कह रहा हूं तो उसमें चाइना और जापान भी है। वर्ल्ड का कभी भी तुमको कोई डाटा उठाकर देख लेना, अगर विश्व का 100 टॉप बिलियनर या ट्रिलियनर आएगा तो उसमें 6-7 इंडियन का भी नाम आएगा। तो जब आप देखो पॉलिटिक्स और ह्यूमैनिटीज का दिक्कत ये है कि इसमें भावना अपनी जगह है और पॉलिटिक्स अपनी जगह है, और ये भी है कि जो पावर होता है ये डायनेमिक्स बहुत क्रूअल होता है, चाहे मुगल साम्राज्य का इंडिया में उठा के दिखा लो या हिंदू साम्राज्य का ही दिखा लो, है ना। तो भावनाएं निश्चित रूप से त्रस्त होती है। और दिक्कत इस कंट्री में एक और है कि जिनके पास भावना उनके पास पावर नहीं है। भाई आप कविता लिखते रहिए, कहानी लिखते रहिए, उस दर्द को शेयर करते रहिए, और जिनके पास पावर है उनके पास भावना नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। हा? ये बात समझ आ रही है ना भाई, जिनके पास भावना है वो दुखी है लेकिन हेल्पलेस है, और जिनके पास जो कर सकते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ ना, पूरा फिल्म इंडस्ट्री के हाथ में आरोप लग रहा है। अभी वो एक कौन सूद है वो लड़का जो है उसका नाम आ रहा है, 2-4 का आ रहा है, बाकी सब क्या कर रहा है ना, बाकी सब क्या कर रहा है, इतने बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर है, कहाँ नजर आ रहा है। तो यही चीज है, भावना है वो पावर नहीं है, हैसियत नहीं है, हैसियत है तो भावना नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ही है। जी सर। सर लेकिन जो सवाल का मूल यही निकलकर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे चाइना, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया कि चाइना ने हमें सही समय पर जानकारी नहीं दी, ऐसे बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वैक्सीन की खोज क्या मुहिम चलाई जा रही है कोरोना महामारी, कोरोना से बचने के लिए, उसको कमजोर करता है। नहीं देखो, दो चीजें हैं, मतलब एक और इसमें एक एंगल मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। हर कंट्री में ना थोड़ा एक साइंटिस्ट वाला ग्रुप
जो अलग तरीके से चलता है और रिसर्च अपने तरीके से करता रहता है। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पावर पॉलिटिक्स और प्योर पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होते, उनको ये रास नहीं आता, ठीक है। जो साइंटिस्ट वर्ल्ड के हर कंट्री में जहां तक जिसकी हैसियत है, समझ है, रिसोर्स है, वो रिसर्च करने में लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, एक इश्यू है। एड्स का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आया, HIV का कोई वैक्सीनेशन नहीं है। एड्स तो सबसे पहले 86 में रिपोर्टेड हुआ था, कितने साल हो गए। तो प्रॉब्लम ये भी है कि देखो पॉलिटिक्स का एक अलग डायमेंशन है, उसमें भी लेयरिंग होता है, स्टेट टू स्टेट, सेकेंड टीयर, तुम जानते हो, सिटीजन टू सिटीजन। इंडिया पाकिस्तान का हमेशा झगड़ा रहता है, लेकिन एक पर्सनल संबंध काफी कई का बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो वार है बेसिकली ये स्टेट टू स्टेट है। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, इतना कामयाब हो पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेट अस प्रे कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि कुछ तो एक होप हो साइकोलॉजिकली, है ना। राइट जी सर जी। सर इससे जुड़ा हुआ मेरी तरफ से सवाल है कि कोरोना महामारी की वजह से जो दुनिया भर में त्रासदी आई, उस समय दुनिया भर में तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई और दुनिया भर में जो संक्रमण का रेट था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन भारत के स्तर पर हम ये मान सकते हैं कि भारत ने स्क्रीनिंग बहुत जल्दी शुरू किया और तमाम मेजर्स लेने शुरू किए। तो जो तत्परता भारत ने दिखाई और उसकी जो विश्व भर में सराहना की गई, WHO ने भी सराहना की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो तुम मेरे स्टूडेंट रहे हो और मैंने क्लास में हमेशा एक लाइन पढ़ा है कि एवरी रिलेशन इज ए पावर रिलेशन, है ना। मैं इसी से इसको भी जोड़ूंगा। भाई सिंपल सी बात यह है कि आप तत्परता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। आप चाह भी रहे हैं कंट्रोल को करना, अच्छी बात है। लेकिन मजबूरी में ये डेवलप कंट्री के साथ भी हुआ। आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी ना, सारे मार्केट खोलने पड़े ना। जब 300 था तो आपने रोक दिया था। देखो प्रॉब्लम क्या है, एक थोड़ा सा और एक लाइन में समझ लो। ये पूरे क्राइसिस को 3 फेज में समझ लो। एक सस्टेनेबिलिटी के इशू को समझ लो, दूसरा डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से समझ लो, और तीसरा एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से समझ लो। हमारी समस्या अगर भारत की है तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा 60-70% जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ का, वो करीब 80-85 करोड़ आता है। जो आज की तारीख में इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमिकली जानते हो क्या? कि आप इसको जिंदा कैसे रखेंगे, आप सस्टेन कैसे करेंगे, मतलब बिना। और इस पे काफी रिसर्च चल रहा है, केनियन थ्योरी टाइप भी आ रहा है कि आप इनको सब्सिडी दे दो, कैश ट्रांसफर कर दो, इनके पास खाने को। ये एक बहुत मेजर चैलेंज है। आज की तारीख में कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर पा रहा है। डेवलपमेंट जो है इंडिया में मिडिल क्लास फिनोमेना है। वो विजय वर्मा टाइप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि फ्लाईओवर बने तो कॉलेजेस बने। हु केयर्स? आज कॉलेज की बात कौन कर रहा है? भाई आपको जब जिंदा रहना और आगे बढ़ना 2 ऑप्शन हो तो पहला चीज है। और रही बात इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट तो बहुत साफ सुथरा हुआ है, लोगों को तो एंजॉय करना चाहिए था। लेकिन जब आप थर्ड वर्ल्ड में हैं तो ये चीज आप अपनी हकीकत को बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लें कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती जो है सस्टेनेबिलिटी है। अपने लोगों को बेसिक रोजगार देना है, कोई बड़ा रोजगार नहीं, है ना। बड़ा रोजगार मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। मतलब जो भाई जो यहाँ पे दिल्ली से इतना लोग बाहर जा रहा है, हर जगह से ये जो चीजें हैं आपको एक चैलेंज के रूप में है कि आप इसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, और कर पाएंगे तो किन शर्तों पे, क्या आप दे पाएंगे, एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक। जी सर, तो मुझे मेरे पास कुंदन का एक सवाल है। मैं चाहूंगा कि कुंदन वो सवाल पूछे, भारत से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि वैश्विक नीतियों व कूटनीति के मद्देनजर इस महामारी ने भारत के लिए क्या अवसर तथा चुनौतियां परोसी हैं अथवा परोसेंगी इन फ्यूचर? भविष्य में क्या हमें किस तरीके से एक्ट या रिस्पॉन्ड करना होगा? तो तुम्हारा प्रश्न है कि इस चुनौती के दौर में भारत के लिए क्या अवसर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, ये यस सर। और आगे भी क्या हमें इस चीज को कैसे टैकल करना है? देखो बाबू, एक लाइन में समझ लो, दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जो डेवलपमेंट करेगा, जो मार्केट को समझेगा, जो टेक्नोलॉजी पे पकड़ बनाएगा, पहली चीज। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपका ये चीज है। अब एक डिबेट ये चल रहा है कि चाइनीज से बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, वो अपनी वहां से फैक्ट्रियां हटा लेंगे और दूसरी जगह लगाएंगे।
अब दूसरी जगह का मतलब क्या, इंडिया है या नहीं है ना। तो ये दो लेयर पे समझो इसको। एक सेंटिमेंट के लेयर पे कि ये होगा और हमारे पास उनकी फैक्ट्रियां आ जाएगी, ये कंपनी आ जाएंगे, वो ये सब सेंटिमेंट से नहीं चलता, ये सब मार्केट से चलता है। जो कंपनी है वो ये देखती है कि मुझे अगर कुछ लगाना है, कोई यूनिट लगाना है, तो मैं उसको मार्केट के टर्म में सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं। सेंटिमेंट के तौर पे ठीक है, आप चाहे तो अपील कर सकते हैं, आप अपना दें। भाई इंडिया के अंदर भी तो अलग अलग सच्चाई है ना। इंडिया के 2 स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र काफी ज्यादा वहाँ बिजनेस में काफी आगे निकला हुआ है। ये अलग बात कि आज उसी में काफी है, क्योंकि लोग माइग्रेट लोग काफी ज्यादा रहे हैं। अगर तुम से देखोगे तो ये 3 ही सेंटर तो है, गुजरात है, महाराष्ट्र का मुंबई है और ये तुम्हारा दिल्ली है। तो ये मिला जुला के सारे रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में निश्चित रूप से देखता हूं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आप इसको सिर्फ सेंटिमेंट के तौर पे ना देखें, आप इसको ये देखें कि आप जो है एक उनको वायबल मार्केट के रूप में आप, है ना, जो यूनिट लगा रहा है उसको ये चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है कि नहीं। अगर उसको प्रॉफिटेबल नजर आएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन का अल्टीमेट यही होता है कि भैया हमको उसको एंड प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी है। अब इंडियन स्टेट इसको कितना इनकैश करा पाती है ये आने वाला वक्त बता पाएगा। सेंटिमेंट के तौर पे तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, जी सर, है ना। जी सर। तो इस चर्चा के अंत में मेरा एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहूंगा कि सर संक्षिप्त में उसका जवाब दें कि बदली हुई वैश्विक राजनीति में विश्व में भारत की जो स्थिति क्या होने जा रही है। देखो, जब भारत कह रहे हो ना, तो भारत का एक भारत नहीं है। भारत के अंदर तुम लोग को पढ़ाया गया था कि 2 भारत, एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया जो है 10 इंडिया है, एक 2 नहीं है, 10 है। भाई कुछ लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपर क्लास को क्या प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 लेयर पे समझ लो। एक सस्टेनेबिलिटी का इशू, जो गरीब है, सबाल्टर्न है, लोअर मिडिल क्लास है, इनको रोजगार दिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी के लिए डेवलपमेंट है ना। और थर्ड के लिए इन्वायरमेंट है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया के लिए कि ये जो क्राइसिस है, इसने आदमी के सामने, जो एक लार्जर पॉपुलेशन है उसके सामने बेबसी परोसा है, भूखमरी परोसा है, बेरोजगारी परोसा है, एक लाचारगी का भाव दिया है। स्टेट उसको कैसे इंटीग्रेट करता है और उसको ये कैसे एहसास दिलाता है कि नहीं, क्राइसिस था लेकिन हम आपके साथ हैं और हम हैं। तो स्टेट के लिए ही नहीं, सिर्फ भारत सरकार के लिए नहीं, भारतीय समाज के लिए भी चुनौती है कि इसको आने वाले समय में कैसे ये इंटीग्रेट कर पाता है। जी सर, ये तो भारतीय समाज का, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वैश्विक स्तर पर भारत एज अ कंट्री क्या रोल प्ले करने जा रहा है। देखो, वैश्विक, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करो। वैश्विक स्तर पे इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर हमेशा रहा है। इसमें ये समझना है ना, कि इंडिया के अंदर मैंने कहा कि बहुत सारा इंडिया है, तो लोकल लेवल तो सस्टेनेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है। भाई एक अपर क्लास इंडियन भी है। अगर 20 करोड़ इंडियन भी मान लो बहुत ही ठीक ठाक है, तो 20 करोड़ की आबादी कहाँ है? अमेरिका की आबादी मात्र कितनी है? 33-34 करोड़। तो आधा अमेरिका तो इंडिया में ही है ना। IITs वाला सब भाग जाता है, IIM वाला भाग जाता है। तो फ्यूचर बाकी जो देश है, पूरा अफ्रीका की आबादी जो 54 करोड़ है, तो 20 करोड़ अगर डेवलप कंट्री, डेवलप लोग इंडिया में है, तो अपॉर्चुनिटी अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं। अब अलग है, इंडिया का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और ये आगे भी डेवलप करेगा। उसको ये कोरोना क्राइसिस और दिस क्राइसिस रोक नहीं पाएगा। हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज है लोकल है, इंटरनेशनल नहीं है। जो एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है भाई। अरे इंग्लैंड का जितना बुकर प्राइज होता है और इंग्लिश लिटरेचर का प्राइज होता है, सब इंडियन को आता है। इंडियन जीतता है, वो इंडियन जो अंग्रेज से अंग्रेजी सीखा था, है ना। ये चीज समझना, जो अपर सेगमेंट ऑफ इंडिया है वो ऑलरेडी काफी डेवलप है भाई। वो तुम देख रहे हो, जैसे एक सच्चाई ये था कि लोग पैदल जा रहा है, तो दूसरी सच्चाई ये भी थी कि इतने लोग बाहर आपके हैं कि सरकार को पसीना आ रहा था कि इतने लोग को वापस कैसे लाए। थोड़े बहुत इंडियन बाहर थोड़ी है
किसी भी कंट्री में चले जाओ इंडियन तुमको मिल जाएंगे। तो जो अपर स्टाटा है वो बहुत ही कैपेबल स्टाटा है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको अंग्रेजी बहुत आती है, बहुत कैपेबल है, घर से बहुत मजबूत है ना। तो लेयर के तौर पे समझना पड़ेगा कि कौन सा लेयर है और उसकी क्या चुनौती है और उसके पास क्या संभावना है। जो इंडिया का मैं एक बिगर रोल देख रहा हूँ, क्योंकि एक इंडिया का एक सेक्शन है जो निश्चित रूप से बहुत कैपेबल है और पहले भी था और आज भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी सर, ठीक है। तो चर्चा के अंत में आप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कुंदन आपने मेरा साथ दिया इस चर्चा में, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इस चर्चा का निष्कर्ष ये निकलता है कि कोरोना महामारी की वजह से जो संकट पूरी दुनिया में आया है, उसके अंदर भारत की वैश्विक स्थिति निश्चित तौर पर आगे और मजबूत होगी, और इस संकट से निपटने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, और जो पावर रिलेशन है वो ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न केवल भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। ये इस चर्चा का निष्कर्ष है। तो इस चर्चा के अंत में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुंदन आपका धन्यवाद। सर लास्टली यही कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन से हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि सरकार को और देश को हवाई जहाज भी लैंड कराने हैं और हवाई चप्पल को भी गंतव्य तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से हमें अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, दिस विल मीट अगेन। थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू। हाँ, और आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर साझा करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, और कोई प्रश्न किसी प्रकार की टिप्पणी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देखते रहे तर्कज्ञान, मैं आपके सामने एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ जल्द आऊंगा। धन्यवाद। कुछ कहना